क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का ये जंपिंग जैक आज 1400 करोड़ के रियल एस्टेट एम्पायर का गुप्त बादशाह बन चुका है। आखिर कैसे एक चौल में रहने वाले रवि कपूर ने जापानी कंपनियों के साथ अरबों की डील करके सबको हैरान कर दिया, और क्या है उनकी इस साइलेंट कामयाबी का राज। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी फिल्मी पटकथा से भी ज्यादा दिलचस्प होती हैं। आज हम एक ऐसे ही सितारे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जन में सफेद जूते, चटकदार कपड़े और थिरकते हुए कदम आ जाते हैं। एक ऐसा हीरो जिसके डांस पर पूरा देश झूम उठता था। नाम है जितेंद्र, जिन्हें दुनिया ने प्यार से जंपिंग जैक का खिताब दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कामयाबी की नहीं है। ये कहानी है उस लड़के की जिसका असली नाम रवि कपूर था, जो मुंबई की एक चौल में पला बढ़ा और जिसके पिता फिल्मों के सेट पर नकली गहने सप्लाई किया करते थे। ये कहानी है उस मिडिल क्लास लड़के के संघर्ष की जिसने अपनी फ्लॉप होती किस्मत को अपने ही दम पर सुपरहिट बनाया। ये कहानी है उस रवि कपूर की जिसने न सिर्फ बॉलीवुड पर दशकों तक राज किया, बल्कि एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जो आज भी इंडस्ट्री को चला रहा है। 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे रवि कपूर का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनका परिवार एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आ गया और गिरगांव की श्याम सदम नाम की एक चौल को अपना घर बना लिया। यहीं एक आम मिडिल क्लास माहौल में रवि का बचपन गुजरा। उनके स्कूल सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल में उनका एक दोस्त था, जतिन खन्ना, जो आगे चलकर बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना, जिसे हम और आप राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं। रवि के परिवार का फिल्मों से बस एक ही कनेक्शन था, उनके पिता अमरनाथ कपूर और अंकल का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार। वो फिल्म सेट्स पर गहनों की सप्लाई करते थे। ये कोई ग्लैमरस काम नहीं था, बल्कि घर चलाने का एक जरिया था। रवि की जिंदगी भी शायद इसी कारोबार में गुजर जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रवि कॉलेज में थे तो उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और परिवार पर अचानक आर्थिक संकट आ गया। घर चलाने की जिम्मेदारी अब नौजवान रवि के कंधों पर थी। ऐसे में उन्होंने उस एकमात्र दरवाजे को खटखटाया जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ खुलता था। उन्होंने अपने अंकल से जिद की कि वो उन्हें अपने एक क्लाइंट, उस दौर के सबसे बड़े फिल्म मेकर वी शांताराम से मिलवा दें। ये मुलाकात हीरो बनने के सपने से ज्यादा परिवार को संभालने की एक मजबूरी थी। वी शांताराम ने रवि को देखा, पर कोई हीरो का रोल ऑफर नहीं किया। उन्होंने उसे सेट पर ज्वेलरी पहुंचाने का काम दे दिया। पगार थी महीने के सिर्फ 105 रुपए। उनकी पहली ऑन स्क्रीन अपीयरेंस भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। साल था 1959, फिल्म नवरंग की शूटिंग चल रही थी। शांताराम को एक सीन के लिए एक्ट्रेस संध्या के बॉडी डबल की जरूरत पड़ी। उनकी नजर सेट पर मौजूद रवि कपूर पर पड़ी और उन्होंने रवि को ये रोल करने को कह दिया। इस तरह एक लड़के के तौर पर एक एक्ट्रेस का बॉडी डबल बनकर रवि कपूर ने पहली बार कैमरे का सामना किया। ये कोई ग्रैंड डेब्यू नहीं था, ये सिर्फ एक जरूरत थी जिसे रवि ने एक मौके में बदल दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 5 साल तक वो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिरकार शांताराम ने उन पर भरोसा जताया और 1964 में अपनी बेटी राजश्री के अपोजिट फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में उन्हें बतौर हीरो लॉन्च किया। इसी फिल्म के साथ शांताराम ने उन्हें एक नया नाम दिया, जितेंद्र। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि उस वक्त रविंद्र कुमार नाम का एक पंजाबी एक्टर पहले से ही इंडस्ट्री में था और शांताराम नहीं चाहते थे कि नामों को लेकर कोई कंफ्यूजन हो। इस तरह परिवार की जिम्मेदारी उठाने निकला रवि कपूर अब दुनिया के लिए जितेंद्र बन चुका था। लेकिन उसकी असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी थी। गीत गाया पत्थरों ने से जितेंद्र को पहचान तो मिली, लेकिन उनका करियर रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था। 1967 आते आते वो अभी भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही थे। तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जो उनके लिए करो या मरो की स्थिति बन गई थी, फर्ज। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर रविकांत नगाइच भी इंडस्ट्री में नए थे। बड़े स्टार्स ने फिल्म करने से मना कर दिया था और मौका मिला जितेंद्र को। ये एक ऐसा दांव था जिसमें एक्टर और डायरेक्टर दोनों का करियर लगा हुआ था। फिल्म रिलीज हुई और पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। शुरुआती 10 से 12 हफ्तों तक सिनेमा घर खाली पड़े रहे। फिल्म का फ्लॉप होना तय था और इसके साथ ही जितेंद्र के करियर का अंत भी। लेकिन यहीं पर जितेंद्र के अंदर का एक्टर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन जागा। वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में आज भी सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। जितेंद्र ने थिएटर मालिकों को फिल्म उतारने से रोकने के लिए खुद ही अपनी फिल्म के टिकट खरीदने शुरू कर दिए। उनका मकसद था कि किसी भी तरह फिल्म को 15 हफ्तों तक सिनेमा घरों में टिकाए रखा जाए ताकि शायद लोगों के बीच फिल्म की चर्चा शुरू हो जाए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था
जिसमें उनके खुद के पैसे लगे थे, लेकिन उनका ये अविश्वसनीय दांव काम कर गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी और जो फिल्म एक डिजास्टर थी वो देखते ही देखते गोल्डन जुबली हिट बन गई। फर्ज ने सिर्फ जितेंद्र का करियर ही नहीं बचाया, बल्कि बॉलीवुड को एक नया स्टाइल आइकन भी दिया। फिल्म का गाना मस्त बहारों का मैं आशिक एक सेंसेशन बन गया। इस गाने में उन्होंने जो सफेद जूते और टी शर्ट पहनी थी वो उन्होंने खुद एक लोकल दुकान से खरीदी थी, लेकिन वो उनका ट्रेडमार्क बन गई। उनके एनर्जी से भरपूर बेफिक्र डांस स्टाइल को देखकर मीडिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, जंपिंग जैक। फर्ज की सफलता ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर दिया जो अगले 2 दशकों तक जितेंद्र के करियर की गारंटी बना। दक्षिण भारत के फिल्म मेकर्स जो अपनी हिट तेलुगु और तमिल फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे, उन्हें जितेंद्र में एक भरोसेमंद हीरो मिल गया। जितेंद्र ने अपने करियर में 80 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। ये फिल्में कम बजट में जल्दी बनती थीं और बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाती थीं। इस स्ट्रेटजी ने जितेंद्र को उस दौर के सबसे कमर्शियली सफल एक्टर्स में से एक बना दिया। हालांकि इसी फॉर्मूले ने उन्हें एक खास इमेज में बांध दिया। वो जनता के स्टार बन गए, लेकिन क्रिटिक्स की नजर में शायद वो कभी सीरियस एक्टर का दर्जा हासिल नहीं कर पाए। यही वजह है कि सैकड़ों हिट फिल्में देने के बावजूद उन्हें कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि उनकी कमर्शियल मसाला फिल्में अवार्ड्स की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाती थीं। जितेंद्र का फिल्मी सफर जितना उतार चढ़ाव भरा रहा, उतनी ही दिलचस्प और मसालेदार उनकी निजी जिंदगी भी थी। उनकी कहानी 4 अहम किरदारों के बिना अधूरी है। 4 औरतें जिन्होंने उनके जीवन को अलग अलग मोड़ दिए। सबसे पहले आती हैं शोभा कपूर। ये कहानी तब शुरू होती है जब शोभा सिर्फ 14 साल की थीं और जितेंद्र एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। वो उनकी बचपन की दोस्त और पहला प्यार थीं। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तब शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एक एयर होस्टेस थीं। उनकी नौकरी की वजह से ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, जिसमें इंतजार और खतों का लंबा दौर था। शोभा वो मजबूत खंभा थीं जो जितेंद्र के संघर्ष के दिनों में उनके साथ खड़ी रहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जितेंद्र की जिंदगी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की एंट्री हुई। 70 के दशक में एक ऐसा वक्त आया जब जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी लगभग तय हो चुकी थी। दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए राजी थे और चेन्नई में चुपचाप शादी की तैयारियां भी हो गई थीं। कहा जाता है कि जितेंद्र खुद इस शादी को लेकर दुविधा में थे, क्योंकि वो जानते थे कि हेमा मालिनी का दिल धर्मेंद्र के लिए धड़कता है। लेकिन ये खबर लीक हो गई। जैसे ही धर्मेंद्र को पता चला, वो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को लेकर सीधे चेन्नई पहुंच गए। वहां जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वो आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। काफी हंगामे के बाद ये शादी टूट गई और हेमा मालिनी ने आखिरकार धर्मेंद्र को ही अपना जीवन साथी चुना। इस पूरे एपिसोड के बाद जितेंद्र वापस शोभा के पास लौट आए और 31 अक्टूबर 1974 को दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। शोभा ने जितेंद्र के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा, जब तक कि जितेंद्र की फिल्म विदाई सुपरहिट नहीं हो गई। शादी के बाद भी जितेंद्र के अफेयर्स की खबरें थमी नहीं। रेखा के करियर के शुरुआती दिनों में जितेंद्र उनके पहले ए लिस्ट को स्टार थे और रेखा उन पर पूरी तरह फिदा थीं। दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी उड़ी, लेकिन यह रिश्ता एक कड़वे मोड़ पर खत्म हुआ। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा ने एक बार जितेंद्र को एक जूनियर आर्टिस्ट से ये कहते हुए सुन लिया कि रेखा उनके लिए सिर्फ एक टाइम पास है। ये शब्द सुनकर रेखा का दिल टूट गया। वो घंटों अपने मेकअप रूम में रोती रहीं और फिर उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बाद के इंटरव्यूज में भी उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी कड़वाहट जाहिर की। फिर आया 80 का दशक और जितेंद्र की जोड़ी श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ एक सुपरहिट फॉर्मूला बन गई। हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। श्रीदेवी के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के अफेयर की खबरें जोर शोर से उड़ने लगीं। कहा जाता है कि जितेंद्र अपनी हर फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट करने की जिद करने लगे थे। इस बार भी जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर ने स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाला। उन्होंने कोई तमाशा करने के बजाय एक खामोश लेकिन असरदार कदम उठाया। उन्होंने श्रीदेवी को अपने घर डिनर पर बुलाया। उस डिनर टेबल पर दोनों के बीच क्या बात हुई
ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस मुलाकात के बाद श्रीदेवी ने धीरे धीरे जितेंद्र से दूरी बना ली और अफेयर की खबरें भी ठंडी पड़ गईं। ये घटना बताती है कि शोभा कपूर सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी समझदार पार्टनर थीं जिन्होंने अपने परिवार को हर तूफान से बचाकर रखा। जितेंद्र का करियर एक अजीब विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ वो बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसे सुपरस्टार जिन्हें कभी उनके अभिनय के लिए सबसे बड़ा सम्मान नहीं मिला। और इसी कहानी का एक अहम हिस्सा है उनका वो सपना जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जितेंद्र हमेशा से मेरे महबूब जैसी एक भव्य मुस्लिम सोशल फिल्म बनाना चाहते थे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक फिल्म पर लगा दी, दीदार-ए यार 1982। ये उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर, रेखा और टीना मुनीम जैसे बड़े सितारों को कास्ट किया था। लेकिन यह सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। फिल्म का निर्माण 1977 में शुरू हुआ और इसे बनने में 5 साल लग गए। जब फिल्म रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। दर्शकों ने फिल्म को पूरी तरह से नकार दिया। इस फिल्म की नाकामी ने जितेंद्र को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। उन्हें लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। वो दिवालिया होने की कगार पर आ गए थे। इस झटके का असर इतना गहरा था कि उन्होंने कसम खा ली कि वो फिर कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दीदार-ए यार की इस तबाही ने उनके करियर को एक नई दिशा दी, या यूं कहें कि एक मजबूरी की राह पर धकेल दिया। अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से साउथ की रीमेक फिल्मों में झोंक दिया। 80 का दशक वो दौर था जब उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं चाहते थे, वो अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत करना चाहते थे। इसी दौर में उनके करियर का वो विरोधाभास और भी गहरा हो गया। वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। हालांकि बाद में फिल्म इंडस्ट्री ने उनके योगदान को सराहा और उन्हें फिल्म फेयर 2003 और जी सिने अवार्ड्स 2012 सहित कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हर सितारे के करियर में एक दौर आता है जब उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। 80 के दशक के अंत और 90 की शुरुआत में जितेंद्र के साथ भी यही हुआ। नई पीढ़ी के एक्टर्स आ चुके थे और बतौर हीरो उनका दौर खत्म हो रहा था। उन्होंने बड़ी शालीनता से इस बदलाव को स्वीकार किया और मुख्य भूमिकाओं से हटकर पिता, भाई और पुलिस ऑफिसर जैसे सहायक किरदारों में नजर आने लगे। हालांकि उनकी बाद की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं, लेकिन जितेंद्र की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी की दूसरी और शायद सबसे सफल पारी तो अभी शुरू होनी थी। दीदार-ए यार की असफलता से जो बिजनेस का सबकौन उन्होंने सीखा था और फर्ज को बचाने के लिए जो रणनीति अपनाई थी, वो अब एक बड़े रूप में सामने आने वाली थी। उनकी असली दूसरी पारी की शुरुआत हुई बालाजी टेलीफिल्म्स की स्थापना के साथ। इस कंपनी की क्रिएटिव ताकत भले ही उनकी बेटी एकता कपूर थी, लेकिन इसके पीछे की नींव और स्थिरता जितेंद्र ने ही प्रदान की। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के चेयरमैन के रूप में वो आर्थिक समर्थन और इंडस्ट्री का अनुभव दिया जिसकी एक नई कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन्होंने अपनी बेटी के विजन पर भरोसा किया और उसे वो आजादी दी जिससे वो भारतीय टेलीविजन की क्वीन बन सकी। दीदार-ए यार के बाद फिल्म निर्माण से तौबा कर चुके जितेंद्र ने बालाजी मोशन पिक्चर्स के चेयरमैन के तौर पर फिर से प्रोडक्शन में कदम रखा, लेकिन इस बार उनका तरीका अलग था। वो अब एक जुनूनी प्रोड्यूसर नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट चेयरमैन थे जो अपनी बेटी के क्रिएटिव फैसलों का समर्थन करते थे। उन्होंने अपनी पिछली गलती से सीखा और एक ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें रिस्क भटा हुआ था और फैसले प्रोफेशनल तरीके से लिए जाते थे। वो सिर्फ एक एक्टर बनकर नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने खुद को एक सफल बिजनेसमैन और एक ताकतवर इंडस्ट्री लीडर के रूप में स्थापित किया। अब कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, जिसने हाल ही में पूरी फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस वर्ल्ड के होश उड़ा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं जितेंद्र के रियल एस्टेट एम्पायर के उन बड़े खुलासों की जो साबित करते हैं कि वो सिर्फ एक जंपिंग जैक हीरो नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र और उनके परिवार ने मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में ऐसी धाक जमाई है कि बड़े बड़े बिल्डर्स भी देखते रह गए। पिछले कुछ महीनों के अंदर जितेंद्र और उनके बेटे तुषार कपूर ने 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील्स की हैं। साल 2025 के मई महीने में जितेंद्र ने अंधेरी स्थित बालाजी आईटी पार्क की जमीन का एक बड़ा टुकड़ा जापान की दिग्गज कंपनी एंटिटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स को 855 करोड़ रुपए में बेचकर सबको हैरान कर दिया। ये उस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील मानी गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ठीक 8 महीने बाद जनवरी 2026 में उन्होंने उसी जापानी कंपनी को चांदीवली स्थित अपनी एक और कमर्शियल प्रॉपर्टी 559 करोड़ रुपए में बेच दी। इन दो बड़ी डील्स ने जितेंद्र को रातों रात रियल एस्टेट का बेताज बादशाह बना दिया।
हैरानी की बात यह है कि जितेंद्र का बिजनेस करने का तरीका बाकी बिल्डर्स से बिल्कुल अलग है। जहां ज्यादातर बिल्डर्स जमीन पर ईंट रखने से पहले ही फ्लैट्स बेचना शुरू कर देते हैं, जितेंद्र की फिलॉसफी है पहले बनाओ फिर बेचो। वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरह तैयार करने के बाद ही बाजार में उतारते हैं, जिससे उन्हें न सिर्फ ज्यादा दाम मिलता है बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी बना रहता है। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की दुनिया बहुत चालाक है। यहाँ आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्होंने चुपचाप पैंथियन बिल्डकॉन और तुषार इंफ्रा डेवलपर्स जैसी अपनी पारिवारिक कंपनियों के जरिए मुंबई के पॉश इलाकों में जमीनें खरीदी और आज उनका ये विजन अरबों रुपए की दौलत में बदल चुका है। आज उनकी कुल नेटवर्थ 1500 से 1700 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा रही है, जो साबित करती है कि उन्होंने पर्दे के पीछे एक ऐसी सल्तनत खड़ी की है जिसकी चमक उनके फिल्मी करियर से कम नहीं है। रवि कपूर से जितेंद्र बनने का ये सफर सिर्फ हिट्स और फ्लॉप्स का नहीं है, ये एक चौल में रहने वाले लड़के के सपनों का सफर है। एक ऐसे एक्टर का जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी, एक ऐसे पति का जो हर तूफान के बाद घर लौटा, और एक ऐसे पिता का जिसने अपने बच्चों के लिए एक सल्तनत खड़ी कर दी। सितारे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जंपिंग जैक आज भी हमारे दिलों में थिरक रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।